हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल। आज हम लेकर आए हैं ऑड टू ऑटम। ऑड मीन्स होता है सॉन्ग, गीत या ऐसा कविता, ऐसी पोएम जिसे गाया जाए। जॉन किट्स ने ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़, पतझड़ के गीत लिखा है। पतझड़ की सुंदर एक्सप्लेनेशन किया इन्होंने और काफी इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए ऑड टू ऑटम। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जॉन किट्स के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1821 में। और ये लंदन में ही जन्म लिए थे और इनकी मृत्यु भी लंदन में ही हुई। इंग्लिश के रोमांटिक पोएट थे ये। रोमांटिक का मतलब होता है किसी चीज के बारे में काफी सुंदर वर्णन करना, खास करके हीरोइक घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो और ये क्रिकेट में काफी रुचि रखते थे। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एक बुक है फेरी क्वीन। ये क्वीन का स्पेलिंग पुराने जमाने में ऐसे ही ई के साथ होता था, जबकि नए जमाने में बिना ई का होता है। तो ये ध्यान रखिए, गलत नहीं है, पहले ऐसे ही लिखा जाता था। तो फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एक कहानी की बुक है। तो इसको पढ़कर ये काफी इम्प्रेस थे जॉन किट्स। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पब्लिश्ड इन 1814। इनकी पहली पुस्तक जो जिसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इसका मतलब हुआ कि स्पेंसर के नकल में लिखी गई लाइनें, मतलब स्पेंसर की पुस्तक को पढ़ करके और उसके नकल करते हुए इन्होंने लिखी थी पोएम। और वो जो इनकी फर्स्ट पोएम थी वो पब्लिश हुई थी 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम पोएट्री, इनकी पोएट्री की एक वॉल्यूम आई थी जिसका नाम ही था पोएम्स। ठीक है, उसमें बहुत सारी कविताएं थी। तो वो पब्लिश हुई थी 1817 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। हिज पोएम इडमियन वाज एप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इनकी एक कविता थी जिसका नाम था इंडमियन। इंडमियन कविता का नाम है जिसकी प्रशंसा वर्ड्सवर्थ, दुनिया के महान कवि है वर्ड्सवर्थ, इन्होंने की थी। इसकी प्रशंसा काफी की थी। इनके जो पोएम्स है, जिन्हें गाए जाने वाले पोएम्स है, लिरिकल पोएम्स है, उनमें जो महत्वपूर्ण है ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, टू साइक, टू नाइटिंगल, ऑन मेलंकोली एंड ऑन टू ऑटम, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं टीबी को, अक्सर आप सुनते हैं यक्ष्मा रोग, जिसको टीबी बोलते हैं। तो टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1821 में, जब ये मात्र 26 साल के थे। तो बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई, लेकिन 26 साल तक ही इनकी जो राइटिंग थी काफी इन्होंने लिखा और काफी फेमस हो गए थे। In this poem, he describes the beauty and characteristic spirit of autumn. इस पोएम में इन्होंने पतझड़ के मौसम की काफी सुंदरता की, उसके गुण की वर्णन किया है और काफी सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए इनकी पोएम का लुत्फ उठाते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट, सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है धुंध। तो पतझड़ का जो मौसम होता है ये धुंध का समय होता है। एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, और बहुत ही स्वादिष्ट, मिलो मतलब होता है स्वादिष्ट, सॉफ्ट, टेस्टी, स्वादिष्ट फलों का सीजन होता है। तो पतझड़ के बारे में कहा गया है कि यह जो होता है काफी धुंध वाला सीजन होता है और
इस पेड़ पौधों में फल लग जाते हैं और वो काफी मीठे फल लगते हैं। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। बोजम मतलब होता है घनिष्ठ, फ्रेंड मीन्स मित्र, तो बहुत ही नजदीकी मित्र हो जाता है मेच्योरिंग सन। मेच्योरिंग सन मतलब होता है परिपक्व धूप। देखो यहाँ पे परिपक्व धूप कहने का मतलब ये होता है कि इस समय धूप काफी तेज निकलती है, मतलब धूप अपने चरम सीमा पे होता है। ऊपर बीच में दोपहर के समय में खास करके काफी तेज धूप निकलती है। तो इसके अंदर कवि कहता है कि मौसम इस तरह का होता है कि काफी तेज धूप निकली होती है और वह तेज धूप में इतनी अधिक लाइट और इतनी अधिक गर्मी होती है कि वो फलों को पकाने का काम करती है। पेड़ फल को, फ्रूट्स को क्या करती है, उसको पकाने का काम करती है। वेजिटेबल्स को, मतलब सब्जियों को ग्रो करने का, बढ़ाने का काम करती है। अगर ये तेज धूप नहीं रहेगी तो ये फल पकेंगे नहीं, ये फल इतने सब्जियां बढ़ेंगी नहीं और फल पकेंगे नहीं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से अ, इस लाइन का जॉन कीट्स ने वर्णन किया है। Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run। देखो यहाँ पे कॉन्स्पायर मतलब होता है, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। अब यहाँ पे षड्यंत्र क्या, धूप षड्यंत्र रचेगी, सन सूरज षड्यंत्र रचेगा? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। कवि ने सूरज को एक व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया है, जिसे हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड दैट इप्स रन। आप देखोगे घर के ऊपर छप्पर पे लोग लता वाली साग सब्जियां लगा देते हैं, कद्दू का या कोई भी, जो पूरे छप्पर पे किनारे तक फैला रहता है ऐसे। तो यहाँ कहा रहा है कि ऐसा लगता है कि सूरज जो काफी तेज धूप और गर्मी दे रही है, तो ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र क्या रचा है कि चलो चलते हैं कि पेड़ पौधे जितने भी हैं, जितने भी लता वाली, वाइन्स मतलब क्या होता है, लता वाली, जो कि छप्पर पे किनारे तक, दैट्स मतलब होता है छप्पर, इप्स रन, जहाँ जो छप्पर के किनारे तक जो फैला हुआ है वहां तक क्या करे, उस सभी लता वाले पौधों में क्या लगा दे, फल लगा दे, फ्रूट ग्रो कर दे, फल लगा दे और उसको क्या करे, फिर उस फल को पका दे ताकि वो स्वीट बन जाए। तो यहाँ एक पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है राइटर्स के द्वारा, जो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सूरज की तेज उगने के पीछे क्या है राज, कि वो एक षड्यंत्र रच रहा है। और षड्यंत्र यह रच रहा है कि अब जितने भी वाइन्स है, जितने भी लता वाली पौधे हैं जो घरों के छप्पर पे उसके किनारे तक फैला हुआ है, तो उस सबको अंदर फल लगा दे और उन फलों में फिर गर्मी की वजह से क्या करे, उनको पका दे ताकि उसमें मीठे मीठे फल लग जाए। तो आई होप कि आपको ये लाइनें समझ में आ गई। To bend with apples the most cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core। अब देखिए, बेंड मतलब होता है झुका हुआ, एप्पल्स मतलब होता है सेब। और अब यहाँ पे बड़ा ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। कहता है ये जो कॉटेज ट्री होती है, मोस्ट कॉटेज ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जो झोपड़ी नुमा लगे, झंखार वाला पौधे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कॉटेज ट्री। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि
जो कॉटेज ट्री है और उसमें फल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये कॉटेज ट्री क्या होता है, इसमें फल लगे होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से क्या होता है, बेंड होता है, झुक जाता है, ठीक है। तो ये एप्पल से मतलब सेब से इतने फल लगे हुए हैं कि ये झुक चुका है, ठीक है। तो सूरज क्या करते हैं कि सूरज अपनी रोशनी से, सूरज रोशनी की गर्मी से, लाइट की गर्मी से क्या करते हैं, फिल ऑल फ्रूट, इसमें जितने भी फल लगे हुए हैं सभी को एकदम फल के किनारे तक, ये सेब हुआ तो सेब के कहता है फ्रूट विथ राइटनेस को इसको पका दे, ठीक है। राइट मीन्स क्या होता है, पका देना। तो इसको पका दे कहा, टू द कोर, कोर मतलब एकदम अंदर तक, कोर मतलब होता है केंद्र बिंदु। तो कहते हैं कि इतनी सन की लाइट होती है कि प्रत्येक सेब को, वह सेब जो कॉटेज नुमा, वह कॉटेज नुमा जो इसमें इतने फल लगे हुए हैं कि वो झुक चुका है, उसको सूरज की रोशनी से वो पका देते हैं। और वो भी किस तरह से पका देते हैं, एकदम अंदर अंदर तक, तो उसके बीच का जो केंद्र बिंदु होता है वहां तक पका देते हैं। तो ये इस तरह से ऑटम का इन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से ऑटम हेल्प करता है फलों को पकने में। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, टू स्वेल द गॉड एंड प्लग द हेजल सेल्स विथ ए स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। देखिए कहता है कि टू स्वेल, स्वेल मतलब फुला देना, द गोर्ड, गोर्ड मतलब होता है कद्दू, कोहड़ा, इस तरह का जो फल होता है उसको बोलते हैं गोर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की हीट की वजह से ये फूल जाता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब ये फूल जाता है, ठीक है। एंड प्लप, प्लम्प जो होता है, प्लम्प मतलब होता है गुद्देदार, तो इसमें गुद्दा आ जाता है, गुद्देदार ये हो जाता है काफी। द हेजल सेल्स, हेजल सेल्स बोलते हैं ऐसे पौधे को, ऐसे फल को जो स्मेल करे, अच्छी अच्छी मतलब सुगंध दे। तो ऐसे, और खास करके जब कुछ ऐसे भी फल होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें सुगंध आ जाती है, विथ ए स्वीट कर्नल। और इसके अंदर क्या होता है, कर्नल मतलब होता है बीज, इसके अंदर जो कोल में बीज होता है उसको। तो कहते हैं कि इसकी जो गर्मी है वो गॉड्स की, कोहड़ा की, कद्दू की, इस सब में क्या कर देता है कि फुला देता है। और इसके अंदर जो बीज है उसको मीठा कर देता है। आप देखोगे कोई भी फल जो होता है वो जब पकता है तब उसमें मिठास आती है। तो जाहिर सी बात है सन की लाइट की वजह से वो पकने लग जाता है, और गुड्स क्या होता है उसमें मोटा होता है, बड़ा होता है, और इसके अंदर जो बीज होता है वो भी मीठा बन जाता है, ठीक है। टू सेट बडिंग और, ताकि और अधिक, और इसकी वजह से ऐसा कुछ कर देता है सूरज की रोशनी ने कि और अधिक, बडिंग मतलब क्या होता है, कली निकलना, बड मतलब कली होता है। पेड़ पौधों में आप देखोगे लता की टहनी है, उसमें से क्या होता है, कली निकलता रहता है। तो और अधिक कली निकलने के लायक बना देता है सूरज की रोशनी और गर्मी में। चलिए अब देखते हैं, एंड स्टिल मोर later flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy shells। कहते हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो फ्लावर्स में उसको बड़ा कर देता है। इसमें जो वर्णन किया है हमने, यहाँ यू का प्रयोग किया गया है सन के लिए, ये ध्यान रखना, सूरज के लिए। तो ये क्या करता है कि फ्लावर्स को बड़ा कर देता है, उसमें नई नई कलियां निकल आती है, और अधिक बहुत सारी कलियां निकल आती है। और जब ये कलियां बड़ी होती है और ये ब्लूम करती है, खिलती है, बाद में क्या बन जाती है वो फूल करके, जैसे कली, कली क्या होता है, छोटा सा होता है, फिर क्या होता है ये बड़ा होता है, फिर क्या होता है ये पूरा फूल बन जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से जब कलियां बाद में क्या बन जाती है, फ्लावर्स बन जाती है, और वो फ्लावर्स किसके लिए बन जाती है, भंवरा के लिए, जहां पे मधुमक्खी आकर क्या करती है, मंडराने लग जाती है बीज के लिए। और वो जो बीज होती है वो इन फ्लावर्स पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो आती है अपने रस चूसने में, या इस पे मोहित हो आती है कि उसे लगता है कि ये गर्मी का दिन तो कभी जाने ही वाला नहीं है। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, सीज मतलब रुकना, बंद होना। उसे लगता है कि नहीं नहीं, ये तो ऐसा मौसम तो कभी जाने ही वाला नहीं है, ये तो हमेशा के लिए आ गया है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा गर्मी के मौसम जो होता है पतझड़ के समय में, इतने ज्यादा फ्लावर्स ला देता है, अब इतने अधिक मधुमक्खियों के लिए जगह बना देता है मधु हनी लेने के लिए, कि नेक्टर उसमें फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है उसको लेने के लिए, और कि उसे लगता है कि ये तो कभी जाने वाला नहीं है। और ये इतने ज्यादा मधु को कलेक्ट कर लेते हैं, हनी को कलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर समर हैज ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। अब ये क्या करते हैं कि ये बीज इतने कलेक्ट कर लेते हैं कि इनका जो मधुमक्खी का जो छाता होता है, ठीक है, उसमें इसको बोलते हैं, इनका जो क्लैमी सेल्स होता है, सेल्स मतलब जहां पर मधुमक्खी का छाता, ठीक है, और इसमें इतने ज्यादा हनी आ जाते हैं, मधु आ जाता है कि इसमें से ओवर ब्रिम्ड का मतलब होता है कि इसके एकदम किनारे किनारे तक फैल जाना। ब्रिम मतलब होता है कोई बर्तन का जो किनारा होता है, तो ये जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ठीक है, जिसपे अगर पानी और डालो तो ये बाहर गिर जाएगा, ठीक है, तो ओवर ब्रिम्ड आता है मतलब इसके मधुमक्खी के छाता में इसे जो सेल्स होते हैं उस पे इतने अधिक हनी हो जाते हैं कि उसमें से अपने आप बाहर गिरने लग जाते हैं, ओवर ब्रिम्ड हो आते हैं, ठीक है, गिरने लग जाते हैं। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि वहां पे फूल ही फूल सभी जगह होते हैं। मधुमक्खियां क्या करती है, वहां से जाके पॉलन इकट्ठा करती है, और वो इकट्ठा करके इस छाता में डालती है, और इस मधुमक्खी के छाता में जो भी हिप्स होते हैं उसमें बहुत अधिक मधु आ जाता है, हनी आ जाता है, और ये इतने ज्यादा हनी आ जाते हैं कि ऊपर से वो छलकने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो इस तरह से इस पतझड़ के मौसम, मतलब पतझड़ के मौसम का और मधुमक्खी के लाइफ का इस तरह से वर्णन किया है जॉन किट्स ने। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। नाउ, हु hath not seen thee oft amid thy store? यहाँ पर देखिए, हैथ ये पुराने जमाने के ओल्ड इंग्लिश का स्टाइल है लिखने का। हैथ हैथ मतलब हैज, दी मतलब यू, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, प्राय, एमिड, दाई मतलब यू, अब जान जाइए, दाई, दी, दाइन, ये यू का फॉर्म चलता है, और यहाँ स्टोर यूज किया गया है, मतलब जो इकट्ठा किया गया रहता है उसके लिए। कहते हैं कि यहाँ पे एक रिटोरिक क्वेश्चन है। रिटोरिक क्वेश्चन क्या होता है कि रिटोरिक क्वेश्चन होता है जिसमें कि आप प्रश्न करते हैं और उसके जवाब नहीं चाहिए, वो जवाब ही रहता है वास्तव में। जैसे हम कहते हैं भगवान को कौन नहीं जानता है, वास्तव में हम कहना चाहते क्या है, भगवान को सब जानते हैं। तो इस तरह का प्रश्न को रिटोरिक क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें वास्तव में वो प्रश्न के रूप में पूछा जाए, होता है वो क्या, आंसर ही होता है। तो हु हैज नॉट सीन यू ऑफन एमिड दाई स्टोर, तो कहते हैं कि पतझड़ में किसने नहीं देखा होगा इस सुंदर दृश्य को, जिसको आपने स्टोर किया हुआ है, जिसने आपने इकट्ठा किया हुआ है। किसको कर रहा है आप? सूरज को कर रहा है, और सूरज को कर रहा है कि इतनी सुंदर दृश्य को
किसने नहीं देखा होगा? तो ये एक रिटोरिक क्वेश्चन है। मतलब क्या कि जिस किसी ने भी नोटिस किया होगा इस चीज को, तो इस चीज को जरूर देखा होगा। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind. देखिए, अब यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन किया गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि निर्जीव चीज को सजीव की तरफ प्रस्तुत करना। देखो, एब्रोड मतलब होता है विदेश, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है देहात का क्षेत्र। देहात का क्षेत्र मतलब कहाँ? जहाँ पे फसलें उगाई जाती है, खेत वगैरह का जो क्षेत्र होता है वो। So that sometimes whoever seeks abroad may find, कहता है कभी कोई व्यक्ति जो देहात के क्षेत्र में जहाँ पे फसलें उगाई जाती है, जहाँ पे खेत खलिहान है, अगर वहाँ पे कोई गया हो, ठीक है, तो जरूर उसे देखने को ये जरूर मिला होगा। क्या मिला होगा कि आप यहाँ पे दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। अब ग्रेनरी फ्लोर का मतलब होता है अनाज का। ग्रेन मतलब अनाज होता है, तो ग्रेनरी फ्लोर मतलब जहाँ पे फसल काट ली गई हो और फसल काटने के बाद जो फसल पड़ी हुई होती है वहाँ पे बाली है, जैसे गेहूं की बाली हो गई, सब रखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो फसल है, कहता है, और आप उस पर बैठे होते हैं, ठीक है। डाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोइंग विंड, कहता है आप धान के गेहूं के बोझा पे आप बैठे हुए हैं, वहां पे फसल कटी हुई है जिसको पसी लोग कहते हैं, तो वहां पे बैठे हुए हैं आप, और इसका जो हेयर है, बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। आप जैसे गेहूं की बाल जो होती है, तो इसमें जो लगा होता है, तो इसको रुआदार होता है, ठीक है, तो इसको बोला गया है हेयर। तो इसकी जो हेयर होती है वो क्या होता है, उड़ता रहता है, हवा जब चलती है तो वो उड़ता रहता है। तो वही कहता है विनोइंग। विनोइंग विंड का मतलब ये होता है, विनोइंग विंड यूज किया गया है टर्म। आप देखोगे कि फसल को अन्न से, उसके बाली वगैरह से अलग करने के लिए हवा से उड़ाया जाता है, ताकि गेहूं या धान जो भी हो, वो उसके जो मेन दाना है वो बाहर आ जाए उसके अन्य चीजों से। तो उसको उड़ाने के लिए ओसाना लोग कहते हैं, तो उड़ाने के लिए, ओसाने के लिए जो हवा का प्रयोग किया जाता है, उस हवा को बोलते हैं विनोइंग विंड, जो दाना को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये गेहूं की बाली है और वहां पे आप सोए हुए हैं, और वहां के जो हेयर है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप सोए हुए हो और आपके बाल को हवा लहरा करके उठा रहा हो, ऊपर उठा रहा हो, लिफ्ट कर रहा हो। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है और यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है, और ऑन ए हाफ ripped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spears the next swath and all its twinned flowers। अब देखिए यहाँ पे फिर वर्णन किया गया है, और ऑन ए हाफ रिप्ड फरो साउंड एस्लिप, ऐसा लग रहा है जैसे कि फसल की बहुत लंबी फसल काट ली गई है और वो एक बड़ी लंबी खेत है, ठीक है, यहाँ पे फसल वगैरह काट ली गई है, और ऑन ए हाफ रिप्ड फरो साउंड एस्लिप, मतलब ऐसे लगता है कि जो फसल है वो हाफ पकी हुई है, फसल हाफ पकी हुई है, और वहां पर सोया हुआ है एकदम साउंड ऐसे, वहां पे जो फसलें पड़ी हुई है
वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पूरी गहरी नींद में सोया हुआ है। ड्राउज्ड विथ, देखो ड्राउज्ड का मतलब होता है कि एकदम से, जैसे जो कोई पी लेता है तो शराब पीने के बाद एकदम नशे में हो आता है, ठीक है, तो इस तरह से डूबा हुआ। तो ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज एक प्रकार के पौधे होते हैं जिसके खास करके आप देखोगे गेहूं और खेत में कुछ ऐसे फूल्स वगैरह निकल आते हैं, फूल वगैरह निकले होते हैं जो बड़ी सुगंध देती है। तो वहां के जो फूल है उसकी वजह से वो क्या होता है कि पूरा एकदम मदमस्त है। While thy hook spares the next swath, जब आप अगले जो खेत है, इस तरह का जो फसल कटी हुई खेत है, आप वहां पे जाते हैं एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, और आप देखते हैं कि सारी फूल जो है वहां पे जो लगी हुई है सब एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य देता है कि एक खेत में फसल काट ली गई है और काटने के बाद वहां पे या तो कुछ फसल पड़ी हुई है और वहां पे जो खेतों में कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उसकी जो गंध है जिसे लगता है कि वो फसल एकदम उसकी सुगंध में मदमस्त होकर के पड़ी हुई है। तो दिस इज ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। And sometimes, like a cleaner, thou dost keep steady thy laden head across a brook. अब यहाँ पे एक लेडी से तुलना की गई है कि एक लेडी के बारे में वर्णन की गई है कि एंड समटाइम्स लाइक ए क्लीनर, कभी कभी तो आप ऐसे लगते हो कि पत्थर को कह रहा है कि ग्लीनर, आप ऐसे लगते हो जैसे आप देखो कि गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल जब काट ली जाती है कि बावजूद उसके आप देखोगे उसमें कुछ गेहूं की बालियां रह जाती हैं गिरी हुई, ठीक है, तो जो उन बालियों को चुनने वाले होते हैं, खास करके औरतें होती है, तो वो चुनती रहती है, ठीक है, तो वो कहते हैं एंड समटाइम्स लाइक अ क्लीनर, आप वो चुनने वाले की तरह एक औरत है, आप चुन लेते हैं। दाउ डोस्ट कीप, वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकर एक बंडल बोझा के बांध लेते हैं। स्टडी द लैडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, और सामने क्या है, नदी है, ठीक है, ये लेडी क्या करती है, एक मजदूर है, एक लेडी मजदूर है, वो क्या करती है कि गेहूं के खेत से बालियों को इकट्ठा कर लेती है और उसका बोझा बना लेती है और अपने माथे पे रख लेती है, ठीक है, और वो बालियां एकदम पकी हुई होती है और उस बाली के बोझे को माथा पे रख करके वो क्या करती है, एक सुंदर औरत इस नदी को पार करती है। और इस सुंदर दृश्य को जॉन किट्स ने वर्णन किया है, इसको ऑब्जर्व किया है। ब्रुक मतलब क्या होता है, नदी की धार, ठीक है, उसको क्रॉस कर रही है, उसका हेड पे लेडन लेडन हेड जो भरा हुआ है किसी से, बोझा से, और किस चीज के बोझा से, गेहूं की बालियों की बोझा से, ठीक है, और वो नदी की धार को पार कर रही है। तो इस तरह से एक सुंदर दृश्य है जिसका वर्णन जॉन किट्स ने यहाँ किया है। और बाई ए cedar press with patient look, thou watchest the last oozings hours by hours. और अब कहते हैं कि और बाई ए सीडर प्रेस, और आप क्या करते हैं, अब देखो ये नदी की धार में जो औरत है, वो जो लेबर है, जो मजदूर है, जो अपने सर पे बोझ पर रख करके बालियों का पार कर रही है, और आप क्या करते हैं, सीडर प्रेस बोला गया इस बालियों को, ठीक है, और आप बड़ी धैर्यवान होकर के आप देखते रहते हैं, आप वॉच करते रहते हैं
देखते रहते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। और आप ये देखते रहते हैं कि यहाँ पे बात की गई है कई चीज़ों की, एप्पल्स की बात की गई है, गेहूँ की बालियों की बात की गई है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से घंटों के घंटों आप देखते हैं कि किस तरह से सीडर प्रेस लेकर के जो मतलब गेहूँ की बालियाँ लेकर के औरतें जाती हैं उसको देखते हैं। फिर आप ये देखते रहते हैं कि किस तरह से जो एप्पल है, जो कॉटेज नुमा पेड़ पे उगे हैं, उसमें से जो लास्ट ऊज मतलब क्या होता है कि बहना, निकलना, जूस निकलना। तो उसमें से जो जूस निकाला जाता है लेबर्स के द्वारा, उसको आप घंटों के घंटों देखते रहते हैं। तो इस तरह से पतझड़ का सुंदर वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। आप जानते हैं कि स्प्रिंग मतलब होता है बसंत, और बसंत ही बहुत ही सुंदर मौसम होता है, ठीक है। ये सीजन्स का राजा कहा जाता है, सबसे बढ़िया सीजन माना जाता है। लेकिन पतझड़ भी कोई कम नहीं है। पतझड़ का वर्णन जॉन कीट्स ने काफी एग्जैगरेट करके किया है, काफी बढ़ा चढ़ा के किया है, और ये बताने की कोशिश किया कि पतझड़ भी कोई कम नहीं है स्प्रिंग से। जब पतझड़ स्प्रिंग्स के बाद क्या होता है, बसंत के बाद आता है पतझड़ का मौसम। तो कहते हैं जॉन कीट्स कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कि बसंत के जो गाने थे वो कहाँ चले गए। ए वेयर आर दे, अरे कहाँ गए वो गाने। थिंक नॉट ऑफ देम, छोड़ो उसके बारे में मत तब सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे पास तो अपने मौसम भी है, अपने म्यूजिक भी है। यहाँ पे किसको कर रहा है, पतझड़ को कर रहा है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम उसके बारे में मत सोचो कि बसंत के गाने खत्म हो गए। अरे पतझड़ में भी तो गाने हैं, पतझड़ में भी तो संगीत है। अब कैसे संगीत है अगले स्टेंजा में हम देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम्हारे तो अपने भी संगीत है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में मत सोचो। अब देखिए, while barred clouds bloom the soft dying day and touch the subtle plains with rosy hue। यहाँ पे जॉन किट्स कहते हैं जब शाम को जो क्लाउड्स होते हैं, बार्ड मतलब बार्ड क्लाउड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो छितर बितर बहुत जगह अलग जगह क्लाउड्स जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं। ब्लूम मतलब ऐसे खिलना होता है, ठीक है। और ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जो एक सुंदर दिन होता है उसको क्या करता है, वो बादल पूरा रंग देता है, डाई कर देता है, पूरा रंग देता है क्लाउड से, और एक तरह से वो समझो कि वो खिल जाता है बादलों से। एंड टच द सब्टल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और जो धरातल है सब्टल, सॉरी स्टबल प्लेन्स, जो ये धरातल है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और जो धरातल है जहाँ पे एक प्लेन है, समतल समतल भूमि है, वहां पे क्या करता है, जब बारिश होती है तो यह रोजी ह्यू एक रंग देता है, पूरा सबको कलर कर देता है। और इससे क्या होता है कि जब उस पर सनलाइट पड़ती है, बारिश हो गई, अब बारिश के बाद सब जगह पानी हो गया, और जब वहां पे सनलाइट पड़ती है तो इससे शाम के समय जब सनलाइट आती है तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है, जहाँ पे फसलें उगाई गई रहती है और वहां से फसल काट करके लोग जाने वाले रहते हैं। तो आप देखोगे कि खास करके गेहूं के मौसम में कभी कभी बारिश हो जाती है, और बारिश हो आती है तो उस समय का जो दृश्य होता है काफी मनोरम होता है। क्यों, क्योंकि नीचे जगह जगह पे पानी लगा रहता है, समतल भूमि पे पानी लगा रहता है,
और वहां पे सूरज की किरणें पड़ती है और जो हार्वेस्ट की गई जाती है, फसलें काटी गई जाती है, वो खेतों में रहती है। तो इस दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। Then in a wailful choir, the small gnats mourn. Among the river swallows borne aloft, or sinking as the light wind lives or dies. तो यहाँ कहते हैं क्या, संध्या का समय जब आती है तो पतझड़ का मौसम है, बारिश हो गई है, जगह जगह कीट पतंग के जो घर है वहां पर बारिश की वजह से क्या हो गया कि उसका घर भर गया है, उसमें से कीट पतंग सब निकल करके बाहर आ गया है। ठीक है, अब ये अपनी दुख को क्या करती है, एक लय में गाती है। देन इन ए वेलफुल क्वायर, वेलफुल मतलब होता है दुख भरा, क्वायर मतलब होता है कोरस। तो स्मॉल नेट्स जो होते हैं, स्मॉल नेट्स मतलब छोटे मोटे कीट पतंग, मॉर्न मतलब दुख भरा, शोक गीत। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी कीट पतंग होते हैं उनके घर मतलब उनके जो बील होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे तो पानी भर गया होता है। तो पानी भर गया होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और अपने दुख के गीत सभी लोगों के साथ, सभी एक साथ मिल करके, सभी जो कीड़े मकोड़े हैं एक साथ मिल करके वो अपने दुख के गीत गाने लगते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरे म्यूजिक चल रहा। ठीक है, एमंग द रिवर सैलोज, जहाँ पे जो नदियां हैं वो छिछली नदियां हैं जहाँ पे कि पानी भर गई है, बॉर्न एलॉफ्ट, जहाँ पे जो कीट पतंग जन्मे हुए होते हैं वहां पे वो ऊपर आ गए हैं। क्यों ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे पानी था लेकिन यहाँ के इसके आसपास जो पानी आ गया तो यहाँ पर जो कीट पतंग है वो सब क्या हो गए, ऊपर निकल के आ गए हैं और सब मिल करके एक साथ गाना गा रहे हैं। ठीक है, और एक और समस्या क्या इनके साथ हो रही है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। अब क्या होता है कि ये जो कीट पतंग है यहाँ पर पानी पे आ गया है। ठीक है, क्योंकि नदियां ओवरफ्लो होने लग गई है, नदियों में अधिक पानी आ गई है, और जब हवा चलती है, हवा चलती है तो पानी की लहरें बनती है और पानी की लहरें बनती है तो इस पे जो कीट पतंग बैठे हुए हैं पत्तों पे या कोई चीज पे तो वो भी ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। तो ये भी ऊपर नीचे करने लग जाते हैं। तो यही कहा गया है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। And the last stanza हमारा है, and full grown lambs loud bleat from hilly bourne, hedge cricket sing, and now with treble soft, the red breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies। अब देखिए पतझड़ का संगीत का बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। जॉन किट्स कहते हैं कि पहाड़ियों पर, हिली एरिया पे, पहाड़ी पे जो बकरियों के बच्चे हैं, मेमना है, वो सब क्या करते हैं, जो पूरी बड़ी बड़ी हो गई है वो अब ऐसे मौसम में बोलने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, वो अपने आवाज उत्पन्न करने लग जाते हैं। हेज क्रिकेट, हेज क्रिकेट बोलते हैं, जैसे क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर और हेज मीन्स होता है एक प्रकार का बाड़ा लगाने वाला घास। आप देखोगे पार्क वगैरह में घेरा करने की जगह पे घास ही इतना सुंदर तरीके से कटिंग करके बनाया गया रहता है तो उसको बोलते हैं हेज। तो इस तरह के जो पेड़ जंगलों में बहुत मिलते हैं, खेतों में भी बहुत सारे मिलते हैं तरह तरह के पेड़ पौधे। तो वहां पे क्या होता है, जो झिंगुर होते हैं, झिंगुर क्रिकेट्स मतलब झिंगुर होता है
वो क्या करते हैं, गीत गाने लगते हैं, वो गाने लगते हैं, एंड नाउ विथ ट्रिबल सॉफ्ट। और आप देखो जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ें कांपती रहती है, मतलब उसमें एक रिदम होता है, एक कंपन महसूस होती है। द रेड ब्रेस्ट एक चिड़िया होती है, ठीक है, रॉबिन को जनरली बोला जाता है, रेड ब्रेस्ट, ठीक है। ये भी विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप, और ये करते हैं कि आप गार्डन से, छोटे-छोटे गार्डन से, छोटे-छोटे खेतों से जहाँ पे पेड़-पौधे हैं, वहाँ से सीटी मारने लगते हैं। मतलब यहाँ एक सुंदर दृश्य देखो, आम लाइफ से हम लोग जब कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई गा रहा है, किसी को बहुत पसंद आ रहा है तो अपनी खुशी से सीटी बजाने लग जाता है। तो इस तरह का एक बड़ा सुंदर दृश्य है। कहता है कि बकरियाँ पहाड़ियों पे बोल रही है, बकरियों के जो बच्चे हैं, लैम्स जो है वो झाड़ियों में से झिंगुर गीत गा रहा है एकदम काँपती हुई आवाज़ में। उधर से रॉबिन चिड़िया जो क्या है कि छोटे से गार्डन में से सीटी मार रही है। तो इस तरह से पूरा संगीतमय बन जाता है, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई। और लास्ट में कहते हैं कि जो ये सभी का झुंड है, ये सब बढ़ रहे हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ मिल करके गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई, आकाश में ट्विटर बोलते हैं, चू-चू करना, चिड़ियाएँ जो होती है वो क्या करती है, चू-चू करती रहती है। तो ये सब के सब मिल करके आकाश की तरफ देखते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, और सब के सब एक साथ संगीतमय माहौल बना देते हैं। और लेखक कहते हैं, जॉन कीट्स कहते हैं कि स्प्रिंग चला गया तो क्या हुआ कि तुम्हारे भी तो अपने संगीत है। और इस तरह से स्प्रिंग के बाद आने वाले ऑटम, पतझड़ का एक सुंदर वर्णन लेखक ने किया है और टू ऑटम में। थैंक यू वेरी मच।